हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि है कि आप मई से पढ़कर 95% कैसे लाएं। जी हाँ, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिना किए और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ यानी कि जो आपका ये 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल सके कि आप किस प्रकार से तैयारी करके अपने ये 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था उसमें टॉप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे और कैसे तैयारी करेंगे, किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे इसमें मई से पढ़कर आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो आप उसमें पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी से देखिए, अभी स्टार्टिंग टाइम पे अभी एग्ज़ाम हुए तो रिज़ल्ट निकला है। इसके बाद से क्या होता है, सभी बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी देरी मत कीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको 95% ज़रूर आएगा अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि आप तो खाली वीडियो देख के ही 95% ले आएंगे, तो ये नहीं होगा। आपको जो वीडियो में बताया जाएगा तो अगर वो आप करेंगे अच्छे से, तब आप 95% ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना है। क्या, अपने सब्जेक्ट को। तो पहले हम सब्जेक्ट को देख लेंगे। देखिए, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो एक क्या होता है, इजी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इजी सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और आपका एक सब्जेक्ट क्या होता है, मेहनत। क्या, मेहनत, यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं कि एक इजी सब्जेक्ट होता है, जिसमें यानी कि कह सकते हैं कि आसान सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और एक क्या होता है, मेहनत वाला सब्जेक्ट, यानी ये टफ सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इसके लिए, इन सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि आपके जो मेहनत वाले सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, मेहनत वाले सब्जेक्ट आपके होते हैं। देखिए, मैथ हो गया आपका। बहुत सारे बच्चों के मैथ सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, उनको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, तो मैथ हो गया। फिर सेकेंड नंबर हो गया आपका इसमें साइंस। अब साइंस तो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को साइंस इतनी टफ लगती है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब की कोचिंग लगाते हैं और साल भर कोचिंग पढ़ते हैं उसमें, और आपके अच्छे नंबर भी नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि आप सही तरीके से कोचिंग नहीं करते हैं और सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कोचिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोचिंग जा रहे हैं पढ़ने तो उससे आपके 95 या 90% बन जाएंगे। इससे ये मतलब नहीं होता है। मतलब आपका ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, आप खुद पर कितना डिपेंड, यानी कि आप खुद से पढ़ाई कितना करते हैं, कितना आपको याद है, दिन भर में आपने कितना पढ़ा, वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखना कि आप स्कूल में इतने घंटे तक बैठे रहे, वहाँ गए या कोचिंग गए, वहाँ आपने इतना सारा लिखा, ये किया, ये सब मायने नहीं रखता। बोर्ड एग्जाम के लिए ये मायने रखता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कितना तैयार करके रखा हुआ है, कितना आपका डाउट क्लियर है। ठीक है, वो मायने रखता है। तो आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, टफ सब्जेक्ट होते हैं। और बहुत सारे बच्चों के कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, ये जबकि भाषा है एक, ठीक है, भाषा होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैथ, साइंस और इंग्लिश तो हो गया। ठीक है, अब इजी सब्जेक्ट क्या है, ये तो टफ सब्जेक्ट हो गए।
जो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा इंग्लिश कमज़ोर है, हमारा साइंस कमज़ोर है, हमारा मैथ कमज़ोर है, हमें गणित कम आती है, हमें विज्ञान में ये न्यूमेरिकल्स वगैरह समझ में नहीं आते हैं, इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर इजी सब्जेक्ट जिन्हें आपको कम टाइम देना है फिर भी अच्छे से तैयार करना, लेकिन ये नहीं कि आपको इनको पढ़ना ही नहीं है, कि आप ये सोच लें कि भाई टफ सब्जेक्ट है तो टफ सब्जेक्ट को ही लेके चलना है और इजी वाले सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देना। क्योंकि देखिए एक बात और, जो 100 नंबर मिलते हैं, कितने 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर मिलते हैं तो 100 नंबर क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का होता है ना। किसी एक सब्जेक्ट का नहीं होता कि भाई आप इसमें 100 मिल रहे हैं आपको दूसरे में 200 मिल रहे हैं, इतना नहीं होता। एक ही मेन एक ही मिलता है, मतलब कि अगर सारे सब्जेक्ट आपके हैं तो उसमें आपको 100 ही मिलेंगे, चाहे वो ईजी हो या टफ हो। ठीक है, तो इजी वालों को आपको को छोड़ना नहीं है, उसको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और रोज पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके इजी सब्जेक्ट कौन से हैं। तो पहला था आपका हो गया हिंदी। क्या हो गया, हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट आपका इजी होता है। और सेकेंड नंबर हो गया सोशल साइंस। क्या हो गया, सोशल साइंस। ठीक, क्या, हिंदी और सोशल साइंस। सोशल साइंस ज़्यादा तक होता है कि आपको इजी लगता है ना, ज़्यादातर बच्चों को इजी लगता है, मुझे भी बहुत इजी लगता था। ठीक है, हिंदी भी होता है तो स्टूडेंट कहते हैं ये तो हमारी मातृभाषा है, इजी है। लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, गलती क्या करते हैं, गलती वो ये करते हैं कि इन सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं, इन सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं वो, और इन सारे सब्जेक्ट में ही उलझे रहते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इनमें 100 नंबर मिलते हैं, तो आप अगर इनमें लगे रहेंगे और इनको ध्यान नहीं देंगे तो आपके इसमें मान लो आपने इनमें से किसी में अपनी परसेंटेज बना ली तो आपके कितने आ गए, 90 आ गए, किसी में 80 आ गए। ठीक है, अब इसकी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो इसके क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो इसमें आपके कितने बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने इसमें अच्छे से तैयारी नहीं कर रखे। तो अगर आपको परसेंटेज अपने ज़्यादा बनाते हैं, क्लास में टॉप करना है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट को मान्यता देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई बड़ा छोटा सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, ये तो हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट को बराबर मान्यता देनी है। ठीक है, फिर आगे की बात करें कि आपको कौन सी नोट्स लेनी है। ठीक है, आपको कौन सी बुक लेनी है। ठीक, तो आप बुक कौन सी लेंगे, तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप बुक NCERT लेंगे, NCERT लेते हैं अगर आप बुक, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि NCERT क्या होती है, ये इसके आपको 95% इसमें के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 95% क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कौन सी बुक लेना है, तो NCERT इज़ बेस्ट बुक, आपको इसको लेना है। और इसके ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं NCERT बुक से, चाहे वो गणित की हो या विज्ञान की हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो ये क्या करता है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी की बुक लेनी है और इससे क्वेश्चन को अपने तैयार करना है, इसी में से अपने सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, ये हो गई। फिर सेकंड नंबर क्या होता है कि आपको नोट्स क्या करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसे सीरीज से पढ़ लूँगा, ये इसी तरह पढ़ लूँगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए आपको नोट्स क्या करना है, आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। क्या करना है,
नोट्स ज़रूर बनाना है, क्योंकि नोट्स जो बच्चे नहीं बनाते हैं उनके नंबर अच्छे नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, देखिए अब आपके कितने महीने बचे हैं, बाकी के महीने तो आपके जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपका मई हो गया, जैसे हम गिने आपके कितने मंथ हैं, तो मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो देखिए आपके पास कितने मंथ बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो आपके पास देखिए क्या होता है कि ऐसा टाइम आ जाता है कि स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां होती हैं या त्यौहार आ जाते हैं। तो आपके शादी जैसे होती है कि किसी की शादी हो गई या कुछ भी फंक्शन हो गया आपके, तो बहुत सारे बच्चे अपने 1-2 मंथ क्या करते हैं, उसी में बिता देते हैं, ठीक है। जो आपको जानने में नहीं मिलता है कि आपके 2 मंथ कहाँ गए, तो 2 मंथ क्या करते हैं, वो इसी में बिता देते हैं, यानी शादी वगैरह, शादी हो गई या फिर कोई फंक्शन हो गए, कोई पार्टी हो गई या फिर स्कूल की छुट्टियां हो गई। इसी तरह इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, 2 महीने इसी में निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपके अगर 2 महीने इनमें से चले गए, यानी 9 महीने आपका है, फरवरी को हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, क्योंकि आपके इसमें बोर्ड एग्ज़ाम है। क्या है आपके इसमें, बोर्ड एग्ज़ाम है, फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम है और ये लागू हो गया है क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2024 के होने वाले हैं, तो वो क्या होंगे, फरवरी में होंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। तो क्या करेंगे, वो अपने अपने जितने भी मंथ उनके बचे हुए हैं उनको अच्छे से वो करेंगे। अभी ये मत कहिए कि हमारे पास 9 महीने हैं तो हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो बच्चों जितना भी ज़्यादा टाइम होता है उतना ही हमारे लिए कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इस पे ये नहीं करना है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है। अगर आपके 9 महीने हैं तो 2 महीने अगर आपके छुट्टी, स्कूल की छुट्टियों में और ये जो शादी बीच में फंस जाते हैं, तो अगर इसमें निकल गए तो आपके कितने मंथ बचे, 2 मंथ चले गए तो आपके 7 मंथ बचे। कितने मंथ बचे, 7। तो 7 महीने आपके कुल बचे हुए हैं इसमें। कितने महीने, 7 महीने। तो 7 महीने में आपको क्या करना है, अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें भी आपको 1 महीने क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी होती है। 1 महीने या 2 महीने प्रिपरेशन करनी होती है। तो आपके इसमें 5 मंथ ही बचे, तो आपको अपना सिलेबस तैयार करने में 5 मंथ है, 5 मंथ या 6 मंथ, तो आपको 5 मंथ या 6 मंथ में ही अच्छे से तैयारी कर लेनी है। क्योंकि आपका जो दिसंबर और जनवरी होता है, ये 2 महीने होते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है, ठीक है। क्योंकि जब इतने में आप नवंबर तक अपना सिलेबस तैयार कर लीजिए और डेली पढ़िए, ठीक है। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। तो बिल्कुल भी अपने जितने भी मंथ बचे उनको वेस्ट मत करिए और अभी मई से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो ये तो हो गया कि किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और क्या करना है, कितने महीनों में कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब बात ये आती है, क्या बात आती है कि आपको सब्जेक्ट पता चल गया है, ठीक है, और ये भी पता चल गया कितने मंथ आपके बचे हैं।
पर अभी एक चीज़ आपको रह गया कि अब कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम पढ़ें, ठीक है। यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट में कितना टारगेट देना है। तो देखिए आपको गणित में क्या करना है, गणित को पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपको हर एक सब्जेक्ट का डेली टारगेट रखना है कि आपको इतना पढ़ना है। तो देखिए आप इसमें गणित में क्या करेंगे, आपका एक टारगेट होना चाहिए डेली टारगेट कि आपको अपने गणित को क्या करना है 1 घंटे या 30 मिनट, यानी आपको गणित को क्या करना है 1.5 घंटे पढ़ना है। क्या करना है 1.5 घंटे पढ़ना है। अब 1.5 घंटे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये बात हो गई। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं 15 मिनट आप क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, 15 मिनट आप फार्मूला लगा सकते हैं यानी फार्मूला के याद कर सकते हैं, और 30 मिनट आप क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। ये हो गई। फिर इसके बाद देखिए विज्ञान को आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करेंगे आप विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए आप डेली आपको 1 आवर पढ़ना है। कितना 1 आवर, यानी 1 घंटे आपको पढ़ने हैं विज्ञान में। इसमें क्या है आपको NCERT बुक पढ़नी है। NCERT बुक को पढ़ना है और इसमें ही ध्यान देना है, क्योंकि NCERT बुक से आप पढ़ते हैं तो आपके साइंस यानी उसमें फिट हो जाते हैं। तो आपको साइंस को 1 आवर पढ़ना है रोज़, डेली आप 1 आवर पढ़िए। और ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ें, डेली का आप 1 आवर पढ़ें, ठीक है। इस तरह आपको टाइम मैनेज करना है। फिर इसके बाद इंग्लिश में आप क्या करेंगे, इंग्लिश आपका हो गया। इंग्लिश में आप कैसे तैयारी करेंगे, तो क्या कर सकते हैं आप इंग्लिश में आपको क्या करना होता है, देखिए इंग्लिश में आपको डेली का 1 आवर पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें आप अगर डेली का 1 आवर पढ़ते हैं तो इसमें आप 15 मिनट्स क्या कर सकते हैं 15 मिनट्स आप राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, राइटिंग कर सकते हैं। और 15 मिनट्स ऐसे वगैरह होता है उसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 15 मिनट्स आप ग्रामर पढ़ सकते हैं और 15 मिनट्स आप क्या करेंगे चैप्टर पढ़ेंगे। क्या करेंगे चैप्टर। अभी चैप्टर पढ़ने के लिए हम आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चैप्टर देखिए आप पढ़ेंगे ना तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश की आपको क्या करनी है, ऐसी बुक लेनी है जो कि जैसे इंग्लिश होता है तो इंग्लिश लिखा होता है तो उसमें हिंदी सॉल्यूशन भी रहता है, तो हिंदी सॉल्यूशन के साथ आपको इंग्लिश लेने, ठीक है। इंग्लिश की ऐसी बुक आपको लेनी है जिसमें हिंदी सॉल्यूशन भी हो ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, जिसमें हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका बचता है हिंदी और सोशल साइंस। क्या हिंदी हो गया आपका। हिंदी में भी आप ले सकते हैं, इसमें आप 30 मिनट्स भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाता है। यानी कि लोग इसको ध्यान तो नहीं देते क्योंकि हिंदी है तो नॉर्मली सभी यही समझते हैं कि इजी सब्जेक्ट है तो इसको नहीं पढ़ते, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि इजी सब्जेक्ट है तो आपको इसमें ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ज़रूर ध्यान देना है। तो इसको आपको क्या करना है, आप इसको 30 मिनट पढ़िए। 30 मिनट में आप इसमें कुछ भी याद कर सकते हैं अपना जो भी आपको समझ में आए। और 30 मिनट आप क्या कर सकते हैं 30 मिनट आप सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक। क्या करेंगे
सोशल साइंस पढ़ लीजिए, इसमें आप 30 मिनट ले लीजिए, ठीक है। तो 30 मिनट आप क्या करेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे। इसी तरह आपको क्या करना है, पूरे अपने टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है कि आप अपने टाइम में क्या करते हैं, कितने टाइम आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये सब मैनेज करना है। अभी मैंने आपको बताया कि आप कितने टाइम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें, यानी किस टाइम को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। तो देखिए, आप एक साइड सब्जेक्ट ले लीजिए और एक सब्जेक्ट टाइम कर लीजिए, यानी कि आप सब्जेक्ट और टाइम को क्या करिए, मैनेज करिए। कैसे मैनेज करेंगे आप इसको, तो देखिए जैसे कि आप इसमें क्या करेंगे, आप जैसे इवनिंग टाइम, कब, इवनिंग में क्या करते हैं, 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 बजे से पढ़ना आप स्टार्ट करते हैं इवनिंग में, तो 6:30 तक यानी कि 30 मिनट का आप हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। हिंदी क्या रहता है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और स्टार्टिंग में आप हिंदी से शुरुआत करेंगे ना, तो आपको सब्जेक्ट क्या होता है, बोरिंग नहीं लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट होता है और हमें पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, हिंदी उठाएंगे, जो कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, तो आपका मन भी लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं सब पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आपको हिंदी उठाना है और हिंदी को 30 मिनट पढ़ना है। हिंदी में आप 30 मिनट में चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, उसमें निबंध वगैरह भी पढ़ सकते हैं, और निबंध हो गया आपका, पत्र हो गया, ये सब चीज़ें, ये श्लोक वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसको इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है कि आपने 36 तक पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। क्या करिए, 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। फिर इसके बाद आप मैथ उठाइए, क्योंकि हिंदी एक इजी सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको टफ सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके 95% जरूर आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैथ उठाएंगे आप। अब मैथ टफ सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप 6:40 से 8 बजे तक मैथ पढ़ेंगे, इसके जो भी आपके एक्सरसाइज वगैरह है, तो इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है। आपको डेली 1 एक्सरसाइज तो ज़रूर हल करना है, क्योंकि मैथ टफ सब्जेक्ट होता है। तो आप 10th क्लास में हो, तो जिन भी स्टूडेंट की मैथ वीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, रोज़ डेली ऐसे तैयारी करेंगे तो उनके बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे। और एक्सरसाइज तो उनको ज़रूर ही हल करना चाहिए, फार्मूला वगैरह जो भी होता है उनको लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद अब मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, तो अब हमको क्या लेना है, इजी सब्जेक्ट लेना है। ये आप क्रम याद रखिएगा कि एक टफ एक इजी, यानी कि एक आसान सब्जेक्ट और एक मतलब ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट आपको ऐसे उठाना। इस तरीके से आप जब पढ़ाई करते तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप स्टडी करें, क्योंकि दोनों तरीके से आप इसमें मैनेज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सोशल साइंस ले लीजिए। जबकि सोशल साइंस क्या होता है, इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम आसानी से, अगर एक बार भी अच्छे से मन लगा के पढ़ ली ना सोशल साइंस, तो सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो क्या होता है, उसको हमको लर्न करने की या रटने की, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार के पढ़ने से ही हमें उसके बहुत सारे चीज़ समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोशल साइंस लेना है। इसको आपको 8:10 से 8:40 तक पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद अब हमने टफ सब्जेक्ट नहीं लिया, इजी लिया है। अब हम क्या लेंगे, टफ सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक क्यों लिया है हमने, बताइए। ब्रेक हमने लिया है आपका डिनर करने के लिए। जो भी आपका रात का डिनर वगैरह है, वो आप इसमें इसके बाद इतनी स्टडी करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिनर कर लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। फिर आपको क्या करना है, साइंस उठाना है, ठीक है। साइंस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपके जो भी सब्जेक्ट होता है साइंस, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टफ होता है और वो इसको टफ मानते हैं, लेकिन ये टफ नहीं होता है, बस इसको अच्छे से तैयारी नहीं किए रहते हैं आप, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट टफ लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइंस उठाना है और 9
से 10 तक, यानी 9 बजे से 10 बजे तक आप क्या करेंगे, साइंस पढ़ेंगे। 1 आवर है तो 1 आवर आप क्या करेंगे, साइंस पढ़ेंगे। साइंस में आप उसके न्यूमेरिकल देख सकते हैं और इसके आप क्या कर सकते हैं, समीकरण वगैरह जो भी होता है और इसकी जो भी रचनाएं होती हैं साइंस में, जो भी अभिक्रिया वगैरह होती है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इसका अपनी समझ के हिसाब से जो भी आपको कठिन लगता है, नहीं आता है, वो आप इसमें से सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्या करना है, छोड़ना ही नहीं है कि आप इस समय समझें कि ये सब्जेक्ट हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं बनना। कुछ ऐसा ही आपको टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपके सारे चैप्टर आ जाएं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ लीजिए 10 से 11 और 11 बजे आप क्या करेंगे, स्लीप, यानी कि आप 11 बजे सो जाइए। इसके बाद आपको कब उठना है, तो देखिए आप 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठने के लिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 4 बजे का जो समय होता है, आप 4 बजे से उठ के पढ़ाई करते हैं तो आपका जो भी माइंड होता है, यानी शाम को जो भी आप पढ़े रहते हैं उसको 4 बजे से उठकर अगर आप हर सब्जेक्ट को रिवीजन करते हैं, एक बार रिवाइड करते तो आपको वो अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। तो आप 4 बजे उठिए, उसके बाद 4 से 5 पढ़िए, 5 से 6, 6 से 7, इतने टाइम आप पढ़िए। फिर उसके बाद आप फ्रेश होइए, अच्छे से अपना जो भी ब्रेकफास्ट है वो करिए। उसके बाद फिर से आप जो भी आपका सब्जेक्ट रह गया है, नहीं आप रिवाइज कर पाए हैं सुबह के टाइम, तो उसको रिवाइज करिए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपका जो भी वर्क हो वो आप करिए, ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं आपको और बताऊंगी लास्ट में कि आप ये सब जो फॉलो करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातों का ध्यान यानी कौन कौन सी बातों का, पहली चीज़ आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना। अगर आप स्टडी करने बैठ रहे हैं तो अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोन का यूज करते करते आपको कोई भी जैसे वीडियो देखने लगे, यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे, फालतू वीडियो देख लेंगे, तो ऐसी वीडियो आपको नहीं देखनी है, स्टडी की वीडियो ही देखनी है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन क्लास करते तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इतने टाइम अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ याद कर सकते हैं, तो आपका फ़ोन यूज़ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गई। तो ये सारी बातें हमें आपको बतानी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आपको कैसे लगी ये वीडियो और जो भी हमने आपको आज समझाया, क्योंकि मई है, कल ये वीडियो आपको मिलेगा, तो आपको इस तरीके से अगर मई से आप स्टार्टिंग से तैयारी करते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम आते आते पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है और आप अच्छे से 95% ला सकते हैं और आप एक टॉपर स्टूडेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही वीक स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि वीक से वीक स्टूडेंट अगर इस ट्रिक को और हमारे इस बताए हुए बातों को फॉलो करते हैं तो उनके 95% जरूर आएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।